हेलो स्टूडेंट्स, मैं वरुण। आज इस वीडियो में प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इकोनॉमी का पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं इस टॉपिक में कौन कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो दोनों एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का जो सबसे मेन पॉइंट्स है वो है इसका हिस्ट्री। हिस्ट्री इन द केस कि राष्ट्रीय आय की जो कैलकुलेशन का प्रक्रिया है, इसके आकलन की जो प्रक्रिया है, ये भारत में किस परिस्थिति में शुरू की गई, हमारी उस समय की इकोनॉमी कैसी थी, क्या जरूरत हुआ था कि राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाए, और क्या शुरुआती दौर में जो राष्ट्रीय आय की आकलन करने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया भारत में, क्या वो एक विकसित विधि के द्वारा किया गया या फिर लोगों ने अपने व्यक्तिगत नॉलेज, अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर राष्ट्रीय आय को आकलित करना शुरू किया। फिर हम देखते हैं कि अगर शुरुआती दौर में, प्रारंभिक दौर में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए लोगों ने अपने क्षमता के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार अगर राष्ट्रीय आय का आकलन किया, तो फिर एक प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित रूप में, एक व्यवस्थित विधि के द्वारा, एक विकसित विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन की प्रक्रिया कब शुरू की गई। फिर हम हिस्ट्री में यह भी देखेंगे कि आजादी से पहले, इट मीन्स 1947, 1947 से पहले और 1947 के बाद भारत के राष्ट्रीय आय की आकलन की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन किया गया, और उस परिवर्तन के द्वारा जो राष्ट्रीय आय की आकलन की जा रही है वो किस व्यवस्थित संगठन के द्वारा किया जा रहा है। इतना जो ये सारा का सारा पॉइंट्स है वो हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम के हिस्ट्री में, इतिहास में, कि राष्ट्रीय आय की जो अकाउंटिंग प्रक्रिया हुई उसका क्या इतिहास था। उस सारे के इतिहास के इस टॉपिक में हम इन सारे के सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो पॉइंट हमें इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि ये जो नेशनल इनकम है, जिसे हम शॉर्ट में एनआई भी कहते हैं, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इनकम, राष्ट्रीय आय, इस राष्ट्रीय आय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या हम इन शब्दों से इसके अर्थ की आकलन या इसके अर्थ के बारे में जान सकते हैं या नहीं सकते हैं। फिर इसी में हमें पढ़ना है कि राष्ट्रीय आय में जो राष्ट्र शब्द है, इस राष्ट्र शब्द के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, राजनीतिक विज्ञान के आधार पर उस राजनीतिक विज्ञान के तहत किन तत्वों का संबंध राष्ट्रीय आय से है। इन सारे के सारे चीजों को हम नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के जो शाब्दिक अर्थ है उन शाब्दिक अर्थ में से पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में जो आय शब्द है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनकम, इस इनकम का अर्थ क्या है, क्योंकि सारा का सारा गेम तो इनकम पे ही है। राष्ट्र की बात तो हम बाद में करें, पहले तो इनकम की बात करेंगे, क्योंकि इनकम ही हमारे इकोनॉमी का आधार है, और इनकम का आधार क्या है, उत्पादन, प्रोडक्शन। तो उन सारे चीजों को हम नेशनल इनकम के टॉपिक में जो आय वाला पॉइंट है, इस पॉइंट में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन की जाती है, इसका जो मेथड है, उन मेथड में किस तरीके से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, और उस मेथड को किसके द्वारा विकसित किया गया, कब किया गया, और उन विधियों के द्वारा जो राष्ट्रीय आय की आकलन करते हैं उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए या क्या क्या सावधानियां बरती जाती है, ताकि राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा एकत्रित किया जाए, कलेक्ट किया जाए, उसमें त्रुटि बहुत ही कम हो या त्रुटि को मिनिमाइज किया जा सके। तो इन सारे के सारे जो पॉइंट्स है उसको हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। राष्ट्रीय आय के आकलन की जो विधियां हैं उन विधियों में इन सारे के सारे बातों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम।
अब कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम देखेंगे कि नेशनल इनकम की प्रक्रिया, इट मीन कि राष्ट्रीय आय के आकलन की प्रक्रिया जो शुरू होती है उनमें स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से उसे आकलित किया जाता है। उन सारे के सारे पॉइंट्स को हम किस में देखेंगे? कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। फिर इसका सेकेंड कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। फिर तीसरा इसमें पॉइंट हम पढ़ेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और जो फोर्थ पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तीन चार जो टर्म है, इन टर्म्स को हम किस में पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में पढ़ेंगे। फिर यहीं पे हम देखेंगे कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की जो आकलन की जाती है, इनकी मूल्यांकन दो तरीके से होता है। एक बाजार मूल्य पे, जिसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस, एम फॉर मार्केट, पी फॉर प्राइस, हम शॉर्ट में एमपी कहते हैं। और दूसरा फैक्टर कॉस्ट, एफ फॉर फैक्टर, सी फॉर कॉस्ट, जिसे हम साधन लागत कहते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आय की जो आकलन की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है मौद्रिक मूल्य के रूप में, उसके भी दो तरीका है। एक मूल्यांकन हम बाजार मूल्य पे कहते हैं, दूसरा मूल्यांकन हम साधन लागत पे करते हैं। इसी तरीके से हम एनडीपी का भी दोनों देखेंगे। कौन कौन सा? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, बाजार मूल्य और साधन लागत। उसी तरीके से हम जीएनपी का भी देखेंगे, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। उसी तरीके से हम एनएनपी का भी देखेंगे, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। और इसी एनएनपी को हम क्या कहते हैं? इसी एनएनपी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। फिर यहां पे हम देखेंगे कि हम जो ये वैल्यू, ये मॉनेटरी वैल्यू, मौद्रिक मूल्य का निर्धारण कर रहे हैं, इसके भी दो तरीके हैं। एक करंट प्राइस के आधार पे, एक बेस ईयर प्राइस के आधार पे। तो यहां पर भी हम दो तरीके से करेंगे कि अगर हम मार्केट प्राइस को फाइंड आउट करते हैं तो एक करंट प्राइस पे करेंगे, दूसरा बेस ईयर प्राइस पे करेंगे। करंट ईयर प्राइस पे जो हम जीडीपी फाइंड आउट करते हैं उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जिसे हम कह सकते हैं कि नाम मात्र जीडीपी। और जब हम बेस ईयर प्राइस से फाइंड आउट करते हैं उसे हम कहते हैं रियल जीडीपी। आप कहेंगे इतना डीपली क्यों जाएं? क्योंकि जीडीपी के कैलकुलेशन में या नेशनल इनकम के कंसेप्ट के कैलकुलेशन में हर एक एक पॉइंट हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें अगर थोड़ा भी हम अगर इसको लैग करके चलते हैं, छोड़ के चलते हैं, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं हमारी जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ टॉपिक को पढ़ेंगे, विकास और समृद्धि को पढ़ेंगे, फिर वहां पे हमें पता चलेगा कि यार रियल का क्या वैल्यू है, नॉमिनल का क्या वैल्यू है, रियल कितना महत्वपूर्ण है और नॉमिनल कितना महत्वपूर्ण है। फिर जब मुद्रास्फीति की बात करेंगे, फिर वहां पे हमें पढ़ना है कि भाई रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, रियल का कितना इंपॉर्टेंस है, नॉमिनल का कितना इंपॉर्टेंस है। इसीलिए जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे जीडीपी, जीडीपी के दो पोर्शन, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इट मींस कि बाजार मूल्य पे जीडीपी, साधन लागत पे जीडीपी। फिर पढ़ेंगे कि बाजार मूल्य पे जो जीडीपी निकाला उसमें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। फिर इसी तरीके से हम एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी के बारे में कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर देखेंगे कि कुछ और भी टर्म्स हैं जिसका संबंध नेशनल इनकम से है, राष्ट्रीय आय से है, जिसमें हम प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे, प्रायोज्य आय की बात करेंगे, हम वहीं पे व्यक्तिगत आय की बात करेंगे, वहीं पे हम हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग की बात करेंगे, वहीं पे हम और भी जो टर्म्स हैं जिसका रिलेशन नेशनल इनकम से, उन सभी को इस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में पढ़ेंगे। और लास्ट में इस टॉपिक का यह देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की जो डेटा है इसका कार्य क्या है, इसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है और इसकी कितनी अधिक इंपॉर्टेंस हमारे इकोनॉमी में है या हमारे इकोनॉमी में प्लानिंग के लिए किया जाता है। इन सारे के सारे कंडीशन को, इन सारे के सारे टर्म्स को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम का हिस्ट्री, कि राष्ट्रीय आय की जो गणना करने की प्रक्रिया है, आकलन की प्रक्रिया है, इसका इतिहास क्या है, कैसे यह प्रक्रिया प्रारंभ हुआ और इस प्रक्रिया में प्रारंभिक दौर में हमारे इंडिया की, हमारे भारत की, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश इंडिया की कैसी परिस्थिति थी,
परिस्थिति कहने का अर्थ है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, हमारी आर्थिक परिस्थिति कैसी थी, और उन किस आर्थिक परिस्थिति में राष्ट्रीय आय के आकलन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया, किनके द्वारा किया गया, उन्होंने किस तरीके से आकलन किया, इन सारे के सारे पॉइंट्स को हम किस में पढ़ेंगे, अभी हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। अब अगर हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के आकलन की प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई वो कब हुई और उस समय भारत की इकोनॉमी कैसी थी। अब हम बात करते हैं आजादी से पूर्व की। तो अगर ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो हमारा जो पीरियड था वो था 1757 से लेकर के 1947 का पीरियड। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1757 कहने का मतलब है 1757 कि यह पलासी के युद्ध का पीरियड है, जिस समय बंगाल के क्षेत्र पे अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ था पलासी के युद्ध में, और बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्र व्यापार या फ्री ट्रेड की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। साथ साथ समय समय पर हमारी इकोनॉमी में चेंजेज हुए, परिवर्तन हुई, और परिवर्तन के आधार पर यह जो पूरा पीरियड है लगभग 200 वर्षों का, इसे हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला जो पीरियड है उसकी जो अवधि है वो है 1757 से लेकर के 1812 तक का, 1757 टू 1812। दूसरा जो अवधि है वो है 1813 से लेकर के 1857 का, 1857 का रिवॉल्ट तक का। और तीसरा जो पीरियड है, जो अंतिम फेज है, वो है 1858 टू 1947। इसको थोड़ा ठीक से समझ लीजिए, यहीं से पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी उस समय और किस परिस्थिति में राष्ट्रीय आय के आकलन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। यह जो पीरियड था, यह पीरियड बेसिकली अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण यह था कि वो कैसे भारत के व्यापार पर आधिपत्य जमा सके, अन्य यूरोपीय देशों को साइड करके, और संपूर्ण आधिपत्य नहीं, एकदम वो ऑनर बनना चाहता था, मालिक बनना चाहता था हमारे ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर। तो ये जो पीरियड था, ये पीरियड बेसिकली व्यापारी पूंजी का पीरियड था। अब देखिए ये पीरियड क्या था, इसको एक बार समझिए। व्यापारी पूंजी का अर्थ है कि इस समय अंग्रेज का बस एक ही मोटिव था, एक ही उद्देश्य था कि कैसे भारत से जो कच्चे माल का जो व्यापार हो रहा है उस पे अपना आधिपत्य जमा जाए जाए। क्योंकि अगर अपना आधिपत्य आ गया, अपने आधिपत्य के अंतर्गत आ गए, तो आप वहां से आसानी से प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, अन्य देशों के व्यापारियों को परचेज करने नहीं दे सकते हैं। तो ये पीरियड जो है, ये जो 1757 से लेकर के 1812 का पीरियड था, ये भारत के या ब्रिटिश भारत की जो इकोनॉमी थी उसमें किसका साम्राज्य का पीरियड था? व्यापारी पूंजी के साम्राज्य का पीरियड था। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़े हैं कि 1757 में पलासी का युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल के क्षेत्र में जो व्यापार हो रही थी उस पर अंग्रेजों का अधिकार, इट मींस कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। 1764 में बक्सर की युद्ध हुई। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये पूर्वी क्षेत्र का जो एरिया था, या ये जो पूर्वी क्षेत्र था, ये पूर्वी क्षेत्र उनके अंतर्गत आ गया। फिर इसके बाद आप पढ़ते हैं कि 1767 से लेकर के 1799 तक मैसूर के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1799 में टीपू की मृत्यु हो गई और मैसूर के क्षेत्र में उनका जो फ्री ट्रेड की एक्टिविटी थी वो शुरू हो गई, स्वतंत्र व्यापार करना वो शुरू कर दिए। इसका मतलब है कि ये हिस्ट्री हमें बताता है कि ये जो पीरियड था, इस पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो युद्ध की जा रही थी, उस युद्ध का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही था उनका कि हमें कैसे वहां के बाजारों पे आधिपत्य जमाया जाए, ताकि हम वहां पर बाजार में जो कच्चे माल मिल रहे हैं उसे सिर्फ हम परचेज करें, और वो भी अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। इसलिए ये पीरियड को हम व्यापारी पूंजी के साम्राज्य के नाम से जानते हैं। सेकेंड जो पीरियड है, जिसका काल 1813 से 1857 का पीरियड है, यह बेसिकली फ्री ट्रेड स्वतंत्र व्यापार का काल था। यह सबसे बुरा वक्त था, या कह सकते हैं सबसे बुरा काल था ब्रिटिश भारत इकोनॉमी के लिए।
कहेंगे क्यों बुरा काल था? इस समय ब्रिटिशर्स का मुख्य उद्देश्य था कि भारत से कच्चे माल को खरीद के ब्रिटेन लाया जाए और वहां की जो इंडस्ट्री थी उस इंडस्ट्री में उस कच्चे माल से फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तु बनाई जाए और उस वस्तु को भारत के बाजार में ला करके बेचा जाए और अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। इसलिए इस समय का जो ये कार्यकाल है इसे हम फ्री ट्रेड साम्राज्य, स्वतंत्र व्यापार के साम्राज्य के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है कि ये स्वतंत्र व्यापार में कैसे भारत की जो इकोनॉमी थी या ब्रिटिश भारत की जो इकोनॉमी थी उसे सबसे अधिक नुकसान हुआ। तो इस पीरियड में एक एक्टिविटी था जिसे कहते थे इंपीरियल प्रेफरेंस। उस इंपीरियल प्रेफरेंस के तहत ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा एक टैक्सेशन एक्टिविटी लाई गई थी। इंपीरियल प्रेफरेंस एक प्रकार के टैक्स लगाने का एक्टिविटी है। कैसे है सो समझिए। जब हम एक देश से दूसरे देश की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड की, विदेशी व्यापार की। विदेशी व्यापार के दो एक्टिविटी है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दो एक्टिविटी है। इंपीरियल प्रेफरेंस में अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया कि अगर कोई प्रोडक्ट की उत्पादन भारत में होती है और भारत से अगर उस प्रोडक्ट को किसी अन्य देशों में भेजा जा रहा है बिकने के लिए, इसका मतलब है कि भारत से उस वस्तु का क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, निर्यात हो रहा है। और जैसे ही निर्यात होता था, इस केस में अंग्रेज क्या करते थे, उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा देते थे। जैसे ही प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगता था, एक्सपोर्ट टैक्स लगता था, प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर जाती थी। और जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, मांग का नियम पढ़ेंगे, तो वहां पे साफ साफ है कि अगर वस्तु के मांग को बढ़ाना है तो उसके प्राइस को कम कीजिए सामान्य रूप से। लेकिन अगर वस्तु का प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब है कि सामान्य रूप से उसकी जो मांग है वो क्या होगी, कम होगी। तो इस टैक्स लगाने से भारत में उत्पादित वस्तु का मूल्य बढ़ जाता था, जिसके कारण अन्य देशों में उसकी मांग कम हो जाती थी। लेकिन वही जब कोई प्रोडक्ट ब्रिटेन से भारत में इंपोर्ट किया जाता था, भारत में आयात होती थी ब्रिटेन से, तो वो लगभग टैक्स फ्री होता था, या टैक्स लगता भी था तो बहुत ही कम टैक्स लगता था, जिसके कारण वो प्रोडक्ट का प्राइस भारत में कम होता था। और अगर प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। इसलिए शुरुआती दौर में, इस अवधि में भारत में ब्रिटेन के बने वस्तुओं की बाजार बहुत बड़ी हो गई थी। साइमन कुजनेटस साहब का उसी समय का एक उनका लाइन है कि सूती वस्त्रों के घर में सूती वस्त्रों का भंडार लगा दिया गया, भैमार कर दिया गया, जिसके कारण भारत में जो कुटीर उद्योग चल रहे थे उस समय, वो धीरे धीरे बंद होने लगे। और कुटीर उद्योग अगर बंद होंगे तो आप सिंपल सा जानते हैं, सामान्य रूप में अगर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे यहां कुटीर उद्योग बंद होते हैं, क्योंकि सबसे अधिक रोजगार वहीं से मिलता है, तो रोजगार मिलने की दर घटेगी और बेरोजगारी की दर बढ़ेगी। और बेरोजगारी का दर अगर बढ़ता है तो गरीबी का दर बढ़ेगा। गरीबी का दर अगर बढ़ेगा तो हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हमारे जो रहन सहन का स्तर है, वो भी गिर जाएगा। और रहन सहन का स्तर अगर गिरता है, इसका मतलब कि ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या हो रही है, हमारी आर्थिक जितनी भी प्रक्रिया क्या हो रही है, वो नीचे जा रही है। दूसरी चीज, इस फेज में, इस सेकेंड फेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया इकोनॉमी में अंग्रेजों के द्वारा कॉमर्शियल क्रॉप्स, जो व्यवसायिक फसल है, उस पर बहुत अधिक जोर दिया गया। वो इस समय अफीम के प्रोडक्शन पे, नील के प्रोडक्शन पे, कपास के उत्पादन पे, इन सब पे अधिक फोकस कर रहे थे। और वो किसानों को बढ़ावा दे रहे थे, प्रमोट कर रहे थे कि वे कॉमर्शियल क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बढ़ाए, जिसके कारण इस पीरियड में भारत में भूखमरी की समस्या भी उत्पन्न होना शुरू हो गया था। इसका मतलब आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो सेकेंड फेज था ब्रिटिश इंडिया इकोनॉमी का 1863-1857 के पीरियड में, इस समय क्या हुआ, भारत में जितने उद्योग थे धीरे धीरे बंद होने लगे। इसका मतलब औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं दिया गया, कॉमर्शियल क्रॉप्स को बढ़ावा दिया गया, तो जो खाद्य पदार्थ उत्पादन होती थी, अनाज होती थी, उसकी उत्पादन कम हो गई, भूखमरी का दर बढ़ गया। साथ में ब्रिटेन के बने वस्तुओं का भारत के बाजार में बहुत अधिक बिक्री होने लगा, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी से जो पैसा था वो निकल के कहां जाने लगा, ब्रिटेन जाने लगा। और धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स के द्वारा खोखला करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया।
फिर तीसरा फेज आया 1857 के विद्रोह के बाद, 1858 से लेकर 1947 का पीरियड। और यह पीरियड एक ऐसा था जिसमें अंग्रेजों के द्वारा भारत में इन्वेस्टमेंट, निवेश करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया भारत के उद्योग में। और यही वो फेज था जिस फेज में राष्ट्रीय आय के आकलन की प्रक्रिया को 1867-68 में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी को इकोनॉमिस्ट नहीं थे, अर्थशास्त्री नहीं थे, वो एक पारसी समाज से आते थे और वो कपास के व्यापारी भी थे। साथ में आपने पढ़ा भी है मॉडर्न हिस्ट्री में कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने अपने ज्ञान के आधार पर सर्वप्रथम 1867-68 में राष्ट्रीय आय की आकलन किया था। और उनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय आय के आकलन की जो आंकड़ा था उसे पब्लिश किया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा पब्लिश की गई, प्रकाशित की गई अपने राष्ट्रीय आय के आकलन में यह कहा गया कि इस समय भारत का जो राष्ट्रीय नेशनल इनकम था वो था 340 करोड़ रुपया। और इनके द्वारा इस प्रकाशन में यह कहा गया कि उस समय भारत की प्रति व्यक्ति जो आय थी वो कितने थी, सिर्फ 20 रुपए थी। अब यहां पे फिर एक नया टर्म आया है, प्रति व्यक्ति आय। ये बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है जब हम आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के बाद। यहां पे मैं इतना बता दूं कि प्रति व्यक्ति आय को सामान्य रूप में हम औसत आय भी कह सकते हैं। तो औसत आय निकालने का सामान्य रूप में आप लोग सब लोग फॉर्मूला इसका जानते हैं कि भाई सारे लोगों के आय को ऐड कर दो, या जितने भी संसाधन से आय आ रहे हैं उनको ऐड कर दो और लोगों की संख्या से डिवाइड कर दो। तो सामान्य रूप में प्रति व्यक्ति आय को हम लोग अगर लिखें तो वही होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो डेटा दिया गया था 1867-68 में, इन्होंने अपनी बुक में इसको प्रकाशित की थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, उसमें यह कहा गया कि भारत की राष्ट्रीय आय उस समय कितना था, 340 करोड़ था। और इनके द्वारा यह प्रकाशित किया गया कि उस समय भारत में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 20 रुपया था। फिर अब बात आती है क्या दादा भाई नौरोजी ने किसी एक व्यवस्थित विधि का उपयोग राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए किया था क्या? तो नहीं। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए एक सामान्य विधि का उपयोग किया। इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए दो तरीके से या दो आप कह सकते हैं मेथड का यूज किया। पहला इन्होंने कहा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इसके वैल्यू को निकाला जाए, इसके वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए, जो कृषि उत्पाद है उसके वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए प्रॉपर तरीके से। और दूसरा जो नॉन एग्रीकल्चर है इसका सम परसेंटेज, सम प्रतिशत इसकी राशि को ली जाए और इस दोनों को क्या किया जाए, ऐड करके जो राशि आएगी उसी राशि को हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे। इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। कहेंगे भाई इसमें आपको बहुत सारी त्रुटियां हो सकती है, त्रुटियां ऐसा नहीं कहा गया कि त्रुटि नहीं है, लेकिन उस समय यह इनके द्वारा कहा गया कि उस समय 1867-68 में अधिकतम जो आय का साधन था वो कृषि से था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि कृषि उत्पाद के मूल्यों का, मौद्रिक मूल्यों का आकलन किया और कहा कि कुछ गैर कृषक भी उत्पाद हैं उसका कुछ प्रतिशत निर्धारित करके और कृषक उत्पाद के मूल्य में क्या किया गया, ऐड किया गया। इसका मतलब है कि इन्होंने सिर्फ किस मेथड का यूज किया, इन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन मेथड, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं उत्पादन विधि का ही उपयोग किया। और इन्होंने बेसिकली किसके उत्पादन पे फोकस किया, तो इन्होंने सबसे अधिक फोकस किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे। और इस आधार से इन्होंने यह डेटा दिया कि नेशनल इनकम कितना था उस समय का, 340 करोड़, और पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय उस समय कितना था, सिर्फ 20 रुपए था।
तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन की प्रक्रिया को किया गया। इसके बाद भी राष्ट्रीय आय की आकलन हुई है, जैसे विलियम डिग्बी के द्वारा भी राष्ट्रीय आय की आकलन की गई, वीकेआरवी राव के द्वारा भी राष्ट्रीय आय की आकलन की गई। लेकिन ये जो 1930 से पहले का पीरियड था, इस समय जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा रहा था, उसके लिए कोई व्यवस्थित विधि नहीं विकसित की गई थी। इसका मतलब है कि इन लोगों के द्वारा जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया वो गैर वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा था। फिर यह बात आती है कि फिर वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय के आकलन की प्रक्रिया को कब शुरू किया गया और किसके द्वारा शुरू किया गया। अगर हम देखें गैर वैज्ञानिक विधि के बाद, तो आपने देखा कि भाई दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया, विलियम डिग्बी ने भी गैर वैज्ञानिक विधि का उपयोग करके भारत के राष्ट्रीय आय की आकलन की। इसका देखा है कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा कब शुरू हुआ। तो वैज्ञानिक विधि की जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसका उपयोग सबसे पहले 1931 में वीके आरवी राव के द्वारा शुरू किया गया। वीकेआरवी राव ने वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड का उपयोग करके राष्ट्रीय आय के आकलन करने की प्रक्रिया को दिया, जिसमें इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को कुछ भागों में डिवाइड किया। जैसे आपने देखा कि दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की आकलन की, तो उन्होंने भी क्या किया, दो भाग में डिवाइड किया कि भाई कृषि से जो उत्पादन हो रही है उसके मूल्य को हम निकालेंगे सही तरीके से, और जो गैर कृषि उत्पाद हैं उसका हम सम प्रतिशत ले लेंगे, हम उसके मूल्य को निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग व्यक्तिगत अपने नॉलेज के आधार पर ये आकलन कर रहे थे, और हम दोनों को जोड़ देंगे तो वो लगभग हमारा राष्ट्रीय आय के इक्वल हमारा डेटा आ जाएगा। उसी तरीके से वीकेआरवी राव ने भी वैज्ञानिक विधि के तरीके से राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए सर्वप्रथम भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ भागों में डिवाइड किया। सामान्यतः जब आप पढ़ेंगे कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तो हम सेक्टर इकोनॉमी में सामान्यतः तीन सेक्टर को पढ़ते, तीन क्षेत्र को पढ़ते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। वर्तमान में अर्थशास्त्रियों के द्वारा चतुर्थ और पंचम क्षेत्र को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें सामान्य रूप से हम पढ़ते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में वैसे वस्तु हैं जिनकी उत्पादन भूमि से होती है, या आप कह सकते हैं जो प्राकृतिक रूप में होती है। द्वितीय में हम उन वस्तुओं को रखते हैं जिनकी उत्पादन एक औद्योगिक प्रक्रिया के द्वारा एक उद्योग में हुआ, या फिर प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं को दूसरे किसी अन्य वस्तु में परिवर्तन की जाती है, उन सभी को हम द्वितीय क्षेत्र में काउंट करते हैं। और तृतीय क्षेत्र में आप यह पढ़ते हैं कि जितनी भी सेवाएं हैं, जो सेवा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में बहुत अधिक महत्व या बहुत अधिक उनका रोल है, उन सभी सेवाओं को हम तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। इसी तरीके से वीकेआरवी राव ने वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए कृषि का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को एक साइड रखा, और दूसरे में जो औद्योगिक क्षेत्र था, उद्योग था और प्लस सेवा था, इसको इन्होंने एक साइड में रखा। और इन्होंने क्या किया कि इन दोनों में अलग अलग विधि का उपयोग करके राष्ट्रीय आय की आकलन की। वीकेआरवी राव के द्वारा कृषि क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं से राष्ट्रीय आय को आकलन करने के लिए उत्पादन विधि का उपयोग किया गया। किसका किया गया? उत्पादन विधि का उपयोग किया गया। और वो ही औद्योगिक और सेवा क्षेत्र, या आप कह सकते हैं कि उद्योग और सेवा से राष्ट्रीय आय को आकलित करने के लिए इन्होंने आय विधि का उपयोग किया। तो वीकेआरवी राव के द्वारा वैज्ञानिक विधि के तहत राष्ट्रीय आय को आकलित करने के लिए दो विधि का उपयोग किया गया, एक है उत्पादन विधि और दूसरा है आय विधि। उत्पादन विधि का उपयोग इन्होंने कहां किया? कृषि क्षेत्र से राष्ट्रीय आय को आकलित करने के लिए, और वही उद्योग और सेवा क्षेत्र से राष्ट्रीय आय को आकलित करने के लिए इन्होंने किस विधि का उपयोग किया? आय विधि का उपयोग किया, इनकम मेथड का उपयोग किया। और इनके द्वारा सर्वप्रथम 1931 में नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए साइंटिफिक मेथड को विकसित किया गया। इन्होंने इन सारे प्रक्रिया को, इनकी जो पुस्तक थी जिसका नाम था द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश
इंडिया, इस बुक में इन्होंने इन सारे प्रक्रिया का जिक्र किया था जो 1931 में प्रकाशित की गई थी। और उसी में इन्होंने बताया कि एक व्यवस्थित तरीके से एक विधि के तहत भी राष्ट्रीय आय की आकलन की जा सकती है जो इस तरीके से आकलित हो सकता है। यह वो पीरियड था जब हम आजाद नहीं हुए थे। इसका मतलब है कि आजादी से पूर्व ही वैज्ञानिक विधि को विकसित कर लिया गया था VKRV राव के द्वारा। अब बात आती है कि आजादी के बाद 1947 के बाद राष्ट्रीय आय के आकलन की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन किया गया। आजादी के बाद राष्ट्रीय आय को आकलित करने के लिए अगस्त 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिस समिति का नाम था राष्ट्रीय आय समिति। इस समिति के 2 सदस्य थे। पहला VKRV राव और दूसरा गाडगिल साहब। दूसरा कौन थे? गाडगिल साहब थे। गाडगिल साहब वही है जिन्होंने 3rd 5 ईयर प्लान का मॉडल दिया था। और इन लोगों को इसलिए रखा गया ताकि इस समिति के द्वारा जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाए वो आकलन शुद्ध हो, त्रुटिहीन हो, उसमें त्रुटियां बहुत ही कम हो। इस समिति के द्वारा आकलन की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 1948-49 से शुरू किया गया और इस समिति के द्वारा 1948-49 के राष्ट्रीय आय के आकलन की प्रकाशन 1951 में की गई। 1951 में जब इस समिति के द्वारा रिपोर्ट दिया गया तो इन्होंने बताया कि 1948-49 में भारत की जो राष्ट्रीय आय थी वो थी 8650 करोड़ रुपया, 8650 करोड़ रुपया। और इस समिति के द्वारा जो 1951 में वित्तीय वर्ष 1948-49 का रिपोर्ट दिया गया, आंकड़ा दिया गया, उसमें यह बताया गया कि इस समय मींस 1948-49 में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 246 रुपया 90 पैसा था, जो कि आपने पढ़ा है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में जो राष्ट्रीय आय के आंकड़ा को प्रकाशित किया गया था उस आंकड़े में यह कहा गया कि भारत की राष्ट्रीय आय उस समय 340 करोड़ था और प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 20 रुपया था। राष्ट्रीय समिति के द्वारा 1948-49 के आंकड़े को 1951 में प्रकाशित किया गया जिसमें यह बताया गया कि भारत की राष्ट्रीय 1948-49 में 8650 करोड़ थी और 1948-49 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 246 रुपया 90 पैसा था। इसके बाद इस समिति के द्वारा अगले 3 वित्तीय वर्ष के राष्ट्रीय आय के आंकड़े को एकत्रित करने की प्रक्रिया को शुरू की गई और फाइनली इन्होंने 1954 में राष्ट्रीय आय से संबंधित वृहत आंकड़े को प्रकाशित किया जिसमें इन्होंने बताया कि 1954 में इनके द्वारा यह कहा गया कि भारत के राष्ट्रीय आय का 50% प्राथमिक क्षेत्र, इसका मतलब कृषि, मत्स्य, वन, पशुपालन इत्यादि से प्राप्त होता है। और ये सब के सब जो हैं ये किस क्षेत्र के हैं? ये सब के सब प्राइमरी सेक्टर के, प्राथमिक क्षेत्र के हैं। इसका मतलब इस समिति के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1954 में जो रिपोर्ट दी गई उसके अकॉर्डिंग यह कहा गया कि 1950 के दशक में 50-51 के वित्तीय वर्ष में भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र इकोनॉमी की। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत के राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो अप्रॉक्स कितना है? 18% है। उस समय कितना था? 50%। इसका मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र का जो राष्ट्रीय आय में कंट्रीब्यूशन है वो आजादी के बाद धीरे धीरे क्या हुआ है? कम हुआ है। फिर इनके अकॉर्डिंग यह कहा गया कि इस समय
जो सेवा क्षेत्र था, सेवा मीन्स की टर्सियरी आप कह सकते हैं, तृतीय क्षेत्र, इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 1/6 था। हमारे राष्ट्रीय आय का 1/6 भाग कहां से आता था? सेवा क्षेत्र से आता था। और उसके अलावा जो बच गया वो द्वितीय क्षेत्र से आता था। इसका मतलब है कि उस समय 1950-51 में भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा क्षेत्र था? प्राथमिक था। और इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था वो कौन था? द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र था। उस समय इस समिति के रिपोर्ट में यह बताया गया कि 1950-51 में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया, इस आकलन में वस्तु के मूल्य का या वस्तु से राष्ट्रीय आय में कंट्रीब्यूशन या वस्तु के उत्पादन से राष्ट्रीय आय में कंट्रीब्यूशन 2/3 था और सेवा का राष्ट्रीय आय में कंट्रीब्यूशन 1/3 था। इसका साफ साफ अर्थ है कि उस समय हमारी जो इकोनॉमी थी वो वस्तु के उत्पादन पे निर्भर था, सेवा के उत्पादन पे निर्भरता बहुत ही कम थी। इसमें इन्होंने यह भी बताया कि इस समय जो डेटा आया उसमें जो सरकारी संगठन थी उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितना था? सिर्फ 7.6% था। इसका मतलब है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे, कंपनियां थी, संगठन थी, उनका सहयोग राष्ट्रीय आय में बहुत ही कम था। इस रिपोर्ट में इस समिति ने यह बताया कि हम जो आकलन किए हैं उसमें इन्होंने 10% तक के त्रुटि को मेंशन किया है कि हो सकता है इसमें 10% गलतियां हो सकती है। और इस समिति के द्वारा ही यह रिकमेंडेशन दिया गया, यह सुझाव दिया गया, अनुशंसा की गई कि एक ऐसे व्यवस्थित संगठन को स्थापित किया जाए जो सही तरीके से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के राष्ट्रीय आय के आंकड़े को एकत्रित करे। और इसी समिति के रिकमेंडेशन पे 2 मई 1951 को एक संगठन का स्थापना किया गया जिसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CSO। और CSO के द्वारा 1955 से भारत के राष्ट्रीय आय के आकलन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया। इसका मतलब है कि 1955 से पहले राष्ट्रीय आय की आकलन स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा किया गया। 1947 से पूर्व राष्ट्रीय आय की आकलन करने के लिए कोई व्यवस्थित संगठन स्थापित नहीं की गई थी। लोगों ने अपने क्षमता के अनुसार से राष्ट्रीय आय का आकलन किया। राष्ट्रीय आय का विस्तृत रूप से सर्वप्रथम जो आंकड़ा प्रस्तुत किया वो राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा किया गया 1954 में। राष्ट्रीय आय समिति जिसके 2 सदस्य गाडगिल और VKRV राव थे और जिसकी अध्यक्षता PC महालनोबिस के द्वारा की गई। उन्होंने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय आय वित्तीय वर्ष 1948-49 का कैलकुलेट किया, जिसका प्रकाशन उस समिति के द्वारा 1951 में की गई। उसके बाद फिर अगले 3 वर्षों या 3 वित्तीय वर्ष तक भारत के राष्ट्रीय आय के आकलन की गई, जिसका एक बृहत रिपोर्ट 1954 में इस समिति के द्वारा पेश की गई, जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक जो राष्ट्रीय आय में कंट्रीब्यूशन था वो किसका था? प्राथमिक क्षेत्र का था। और उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन था वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का था। अगर हम वस्तु और सेवा को अलग अलग कर दें तो उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि राष्ट्रीय आय में वस्तु उत्पादन या वस्तु से जो आय आती है उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो 2/3 था और सेवा का कंट्रीब्यूशन 1/3 था। इसमें इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की संगठन है उनका सहयोग सिर्फ 7.6% था। और इसमें इन्होंने यह भी क्लियर किया कि हम जो डेटा को कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें 10% की त्रुटियां हो सकती है। और इसी के बाद इन्होंने यह कहा कि एक व्यवस्थित संगठन होनी चाहिए जिसके द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय के आकलन की जानी चाहिए। और इन्हीं के अनुशंसा पे 1951 में 2 मई को एक संगठन को स्थापित किया गया जिसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, जिसे हम शॉर्ट में CSO कहते हैं, जिनके द्वारा 1955 से भारत के राष्ट्रीय आय के आकलन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। तो यहां तक हमने देखा राष्ट्रीय आय के आकलन का इतिहास कि कैसे राष्ट्रीय आय के आकलन की प्रक्रिया शुरू की गई। अब यहीं पे एक छोटा सा देख लेते हैं कि इतने जो प्रक्रियाएं की जाती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आगे हमें और भी डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा सा इसको यहां पे देख लेते हैं।
तो आपने देखा है ऑलरेडी कि यहां पर राष्ट्रीय आय की आकलन जब दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया तो उन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत दिया था कि कैसे अंग्रेजों के द्वारा भारत से धन की निकासी की जाती है। मैंने आपको बताया सेकेंड फेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया इकोनॉमी में कि वो जो 1813 से 1857 का पीरियड था उसमें हमारे अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया गया था, क्योंकि हमारी जो औद्योगिक प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे विनाश की तरफ जा रही थी, क्योंकि अंग्रेज उसको बंद करने की कगार पे ला दिया था और ऐसी प्रक्रिया करती थी कि हमारा उद्योग शटडाउन हो जाए। वो क्या कर रही थी, हमारे यहां से कच्चे माल को खरीद रही थी, ब्रिटेन में उस माल से अच्छी वस्तु को बना रही थी या वहां के औद्योगिक प्रक्रिया को बढ़ावा देकर के नए वस्तु का निर्माण करवा रही थी और उस वस्तु को लाके भारत में ही बेच रही थी। इसका मतलब हमारे कच्चा पदार्थ से ही हमें ही वो वस्तु बना के दे रहा है, हमसे कच्चा पदार्थ ले रहा है कम दाम में और अपने औद्योगिक क्षेत्र में नया वस्तु बना करके हमसे अधिक दाम में बेच रहा है। वस्तु हमारा, रोजगार का जन्म कहां हो रहा है, रोजगार पैदा कहां हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है। अगर वहां पे भाई एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और ओवरऑल उनका क्या हो जाएगा, उनका विकास होगा। इसका मतलब है कि इन सब चीजों को पता करने के लिए हमारे पास राष्ट्रीय आय की आंकड़े का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही है, कहां पे दिक्कत है और जहां दिक्कत है उसे सुधारा जाए ताकि हमारी जो विकास दर है वो पहले से अधिक तेजी से बढ़ना शुरू कर जाए। इसीलिए राष्ट्रीय आय की आकलन की जाती है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, जो आगे इसका और भी हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो राष्ट्रीय आय शब्द है, इस शब्द से क्या अर्थ निकलता है। तो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय ये मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है राष्ट्रीय, दूसरा है आय। अगर हम इस दोनों को अलग करें तो दो शब्द निकलता है, एक निकलता है राष्ट्र और दूसरा निकलता है आय। देखिए, सामान्य रूप में यह देखा जाता है कि राष्ट्रीय आय का मतलब है कि देश के लोगों की आय, नहीं, वो गलत है। सिर्फ लोग ही आय के साधन नहीं है, या सिर्फ लोग के द्वारा ही आय नहीं लाया जाता है। राष्ट्र के अन्य तत्व हैं जनसंख्या के अलावा भी, जो भी आय लेकर के आते हैं, उसको हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं कि ये राष्ट्र है क्या, फिर हम देखेंगे ये आय क्या है, और फिर दोनों को जब कंबाइंड करेंगे तो हमारे पास किसकी अवधारणा आती है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा आती है। अगर हम राजनीतिक विज्ञान की बात करें, राजनीति विज्ञान की बात करते हैं, तो राजनीति विज्ञान में राष्ट्र को चार तत्वों का सम्मिलित रूप बताया जाता है कि ये चार तत्व अगर हैं तो हम उस देश को, उस क्षेत्र को हम राष्ट्र कह सकते हैं, देश कह सकते हैं। अगर इसमें एक भी तत्व नहीं है तो हम उसे राष्ट्र में काउंट नहीं करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए ये एक क्षेत्र है, ये किसी का क्षेत्रफल है या क्षेत्र है, तो क्या एक क्षेत्र होने के आधार पर हम उसे राष्ट्र कह सकते हैं? नहीं कह सकते। मान लिया जाए ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल एरिया है और यहां पे कोई रहता ही नहीं है, तो क्या वो राष्ट्र होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कि राष्ट्र सिर्फ किसी के पास अपना एक क्षेत्र होने से उसे राष्ट्र में काउंट किया नहीं जाता है। फिर क्या जरूरत है? दूसरा है जनसंख्या, कि अगर क्षेत्र है तो वहां पे निवास करने वाले लोग भी होने चाहिए। तो क्या किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोग को, इसका मतलब दो ही तत्व के आधार पे, क्या उसे हम राष्ट्र कह सकते हैं? तो नहीं। दो तत्व के आधार पे कभी भी राजनीतिक विज्ञान में उसे राष्ट्र कहा नहीं जा सकता है। तो राजनीतिक विज्ञान में तीसरा तत्व लाया गया, वो कहा गया सरकार। कि भाई अगर क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, लोग हैं और सरकार है, तो क्या इस तीन तत्व को हम राष्ट्र कहेंगे? तो नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? अब तो सिंपल सा समझिए, 1947 से पूर्व हमारे पास अपना क्षेत्र भी था, हमारे पास जनसंख्या भी थी। आपने देखा कि हमारे यहां आंतरिक सरकारों का गठन भी किया जा रहा था। 1937 में इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया। तो क्या इन तीनों के होने के बाद भी 1937 में हम भारत राष्ट्र के रूप में जाने जाते थे? क्या नहीं जाने जाते थे, क्योंकि इसका मुख्य कारण था कि ये तीनों होने के बाद भी हमारे सरकार के पास आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी।
इसका अर्थ है कि हमारे पास संप्रभुता नहीं था। संप्रभुता का अर्थ है कि हमारे सरकार के पास आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए आजादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं था। हम किसी और के नियंत्रण में कार्य कर रहे थे। इसका मतलब है कि राजनीतिक विज्ञान के तहत हम किसी देश को तभी देश के रूप में काउंट करते हैं जब उनके पास ये चारों होते हैं। इसका मतलब कि राष्ट्र के चार एलिमेंट होते हैं। पहला, उसके पास अपना क्षेत्रफल होना चाहिए। दूसरा, उसके पास अपनी जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा, उसकी अपनी सरकार होनी चाहिए, चाहे वो सरकार चुन के गया हो या वंशानुगत हो। और चौथा, उसके पास अपनी संप्रभुता होनी चाहिए, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तभी हम उसे राष्ट्र में काउंट करते हैं, अन्यथा हम उसे राष्ट्र में काउंट नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि राष्ट्र चार तत्वों को मिलकर बना है, और वो चार तत्व कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अब बात आती है कि राष्ट्रीय आय में राष्ट्र के जो चार तत्व हैं, इनमें से किन तत्वों का संबंध आय से है? तो मुख्यतः राष्ट्र के जो चार तत्व हैं, इसमें दो तत्वों का संबंध किससे है? आय से है। उसमें पहला तत्व कौन है? क्षेत्रफल। दूसरा तत्व कौन है? जनसंख्या। अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल और जनसंख्या से कैसे आय उत्पन्न होती है, जो हमारे राष्ट्रीय आय के साधन है। तो हम बात करते हैं सर्वप्रथम क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल को सामान्य रूप में अगर हम बात करें तो हम क्षेत्रफल का ही अर्थ समझते हैं कि हमारे देश का जो राजनैतिक क्षेत्र है, राजनैतिक क्षेत्र है, वही हमारा क्षेत्र है। तो नहीं, अर्थशास्त्र में सिर्फ राजनैतिक क्षेत्र को हम क्षेत्रफल में काउंट नहीं करते हैं। राजनैतिक क्षेत्र के अलावा जो हमारा ध्रुवीय क्षेत्र है, हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र है, इसे भी हम अपने क्षेत्र में काउंट करते हैं। साथ ही साथ हमारा जो कुछ एम्बेसी है, जो अन्य देशों में एम्बेसी की कार्यालय है, इसे भी हम अपने क्षेत्र में काउंट करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई जहाज हमारे देश से किसी अन्य देश में यात्रा कर रही है और इस यात्रा के दौरान अगर उस जहाज में किसी उत्पाद को बेचा जाता है, तो इस बेचे गए उत्पाद को भी हम अपने क्षेत्र में काउंट करते हैं। हमारे यहां से कोई जहाज अगर उड़ा किसी अन्य देश में जाने के लिए, हवाई जहाज, और उस यात्रा के दौरान अगर उस हवाई जहाज में कोई वस्तु बेची जा रही है, उसे भी हम अपने क्षेत्र में ही काउंट करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे राष्ट्र का जो पहला तत्व है क्षेत्र, उसमें सिर्फ हम अपने राजनीतिक क्षेत्र को ही काउंट हम नहीं करते हैं, उसमें हम अपने ध्रुवीय क्षेत्र को भी काउंट करते हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र को भी काउंट करते हैं, हमारे जो अन्य कार्यालय हैं, एम्बेसी हैं जो अन्य देशों में हैं, उनको भी काउंट करते हैं। साथ में हमारे यहां से जो जहाज अन्य देशों में यात्रा के लिए जाती है, उस यात्रा के दौरान अगर उन जहाजों में जो वस्तुओं की, सेवाओं की बिक्री की जाती है, वो सब के सब हमारे राजनीतिक क्षेत्र या हमारे क्षेत्र में काउंट किया जाता है। अब फिर यहां पे बात आती है कि इन क्षेत्रों से आय किस तरीके से प्राप्त होता है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र की बात, राजनीतिक क्षेत्र का सामान्य अर्थ है कि भारत के बाउंड्री के अंदर में, बॉर्डर सीमा के अंदर में जितने भी क्षेत्र है वो हमारा राजनीतिक क्षेत्र है। या हम कह सकते हैं कि जहां पे हमारे संवैधानिक प्रक्रिया, हमारी संविधान को लागू किया गया है, वो सब के सब हमारे राजनीतिक क्षेत्र हैं। और उन क्षेत्रों से जो भी आय की प्राप्ति होती है, उसे हम अपने राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट करते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। दूसरा, हमारा जो एम्बेसी है किसी अन्य देश में, राजनीतिक कार्यालय है अन्य देशों में, उन कार्यालय में जो लोगों के द्वारा सेवा दी जाती है, जिसके बदले में उन्हें आय की प्राप्ति होती है, इस आय को भी हम लोग अपने राष्ट्रीय आय में काउंट करते हैं। फिर बात आती है कैसा आय प्राप्त होता है। तो अगर आप किसी अन्य देश में गए हैं, वहां पे आपकी पासपोर्ट गुम हो जाती है, खो जाती है, या कोई चोरी कर लेता है,
आपको नया पासपोर्ट चाहिए तो आप कहां जाएंगे? इंडियन एम्बेसी जाएंगे। इंडियन एम्बेसी क्या करता है, आपसे प्रूफ लेगा, आपको वो वेरीफाई करेगा और उसके बाद आपसे कुछ वो चार्जेस लेगा और चार्जेस लेने के बाद वो आपको एक नया पासपोर्ट इशू कर देगा। इसका मतलब कि आपको वो नया पासपोर्ट इशू किया, उसके बदले आपने उसे क्या दिया? चार्जेस दिया। और वो चार्जेज उस एम्बेसी का क्या है? आय है, जो किस में शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जैसे कोई अन्य देश के व्यक्ति हमारे यहां आना चाहते हैं तो उन्हें वीजा लेनी पड़ेगी, तो हमारे एम्बेसी जाएंगे, वहां पे वो चार्जेस लेता है कि भाई इतने दिन रुकना, इतना चार्जेस है, और वो अन्य देश के जो नागरिक है वो एम्बेसी को चार्जेस पे करेंगे और एम्बेसी उन्हें वीजा इशू कर देगी। इसका मतलब है कि हमारी जो कार्यालय है, एम्बेसी कार्यालय है अन्य देशों में, वो भी आय की प्राप्ति करता है जिसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। हमारा जो अंतरिक्ष क्षेत्र है, आप सामान्य रूप में एक न्यूज सुनते रहते हैं हर समय कि जब भी हमारे और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी प्रकार से मनमुटाव होती है तो देखते हैं वो सबसे पहले हवाई जो मार्ग है उसे बंद कर देता है भारत के लिए, कि आपके यहां से जो जहाज उड़ी वो मेरे हवाई क्षेत्र से होकर के नहीं जा सकती है, आप अपना रूट बदल लीजिए। जिसका क्या होता है, हमारे यहां से जो भी विमान उस क्षेत्र से जाने वाला होता है वो अन्य देश के क्षेत्र से जाता है। फिर हम सुनते हैं कि यार उनकी जो किराया है बहुत बढ़ गया, क्योंकि उनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गया है, ईंधन का जो है उपयोग बढ़ गया, जिसका वो क्या करते हैं, वो किराया को बढ़ा देते हैं। फिर एक न्यूज सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान के द्वारा इतने दिनों तक भारत के वायु जो मार्ग है उसे बंद कर दिया गया, जिसका इतने करोड़ का घाटा हुआ। इसका अर्थ है कि हमारा जो वायुयान उनके अंतरिक्ष क्षेत्र से, ऊपरी क्षेत्र से, वायुमंडलीय क्षेत्र से अगर जाता है तो वो सम चार्जेज उन्हें पे करता है। इसका मतलब है कि हमारा जो अंतरिक्ष क्षेत्र है ये भी हमें आय देती है। हमारा जो ध्रुवीय क्षेत्र है, पोलर रीजन है, यहां से भी बहुत सारे मिनरल्स आते हैं जो हमारे राष्ट्रीय आय के एक भाग है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारे क्षेत्र में काउंट होते हैं जहां से हमें आय की प्राप्ति होती है। तो हम जब भी क्षेत्रफल की बात करते हैं राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट में, इकोनॉमी में, तो हम सिर्फ अपने राजनीतिक बॉर्डर की बात नहीं करते, हम उसके अलावा भी अन्य सारे क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हैं। उनसे प्राप्त होने वाले आय को भी हम राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट करते हैं। अब हम राष्ट्र के दूसरे तत्व की बात करते हैं, वो है जनसंख्या। जनसंख्या को अगर हम सामान्य रूप से देखें तो वही है कि जो लोग हमारे देश में हैं, चाहे वो भारत के हो या किसी अन्य देश के हों, उन सभी को हम कैलकुलेट अपने जनसंख्या में करते हैं। लेकिन जैसे ही बात हम करते हैं जनसंख्या की, तो जनसंख्या को भी हम दो रूप में देखते हैं, एक घरेलू और दूसरा राष्ट्रीय। बात आती है कि यहां क्या अंतर है, घरेलू जनसंख्या और राष्ट्रीय जनसंख्या में क्या अंतर है। तो एक सिंपल सा कीवर्ड इसका समझ लीजिए। राष्ट्रीय जनसंख्या का मतलब और घरेलू जनसंख्या के मतलब में बस एक कीवर्ड है कि घरेलू का जब भी बात आए तो वहां पे यह कह ले कि जो भारत में है, जो भारत में है, चाहे वो कहां का हो, भारत का हो या फिर अन्य देश का हो। जैसे कोई नेपाल का व्यक्ति भारत में रह रहा है, चाहे वो यहां पे नौकरी करने आया हो, व्यवसाय करने आया हो, किसी भी तरीके से, तो जब हम भारत के घरेलू जनसंख्या का निर्धारण करते हैं तो हम उसे भी काउंट करते हैं। लेकिन जब हम राष्ट्रीय का निर्धारण करते हैं तो हम सिर्फ उसी का काउंट करते हैं जो भारत के हैं, जो कहां के हैं, भारत के हैं, चाहे वो भारत में हो या भारत से बाहर हो। यह बताने का मुख्य है कि जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो वहां पे हम दो पढ़ते हैं, एक पढ़ेंगे डोमेस्टिक और दूसरा पढ़ेंगे नेशनल। तो जब हम डोमेस्टिक की बात करेंगे तो आप साफ साफ वहां पे समझ जाइएगा कि ये वैसे जनसंख्या की बात की जा रही है जिसमें भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक, ये दोनों नागरिक भारत में रह रहे हैं। लेकिन जैसे हम नेशनल की बात करेंगे तो वहां पे साफ साफ जाहिर होगा कि ये उन लोगों की बात की जा रही है जो भारत के हैं, चाहे वो भारत में हो या भारत से बाहर हो। इसका मतलब है कि हमारा जो जनसंख्या का कॉन्सेप्ट है वो सामान्य रूप में यह है कि जो भारत में वो हमारी जनसंख्या है,
लेकिन जब उसे हम दो भागों में बांट करके देखते हैं तो दो अलग अलग तथ्य आता है। एक घरेलू जनसंख्या से संबंधित, दूसरा राष्ट्रीय जनसंख्या से संबंधित। घरेलू जनसंख्या में जब हम बात करेंगे तो वैसे लोगों की बात करेंगे जो भारत में हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या की बात करेंगे तो वैसे लोगों की बात करेंगे जो भारत के हैं, चाहे वो भारत में हो या भारत से बाहर हो। इसीलिए जब हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा की बात करेंगे तो उस अवधारणा को भी हम दो भाग में बांटते हैं। उसमें पहला देखते हैं कि घरेलू से संबंधित दो होते हैं, एक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसका मतलब है कि इन दोनों के निर्धारण में हम किस क्षेत्र की बात करेंगे, किस जनसंख्या की बात करते हैं, घरेलू की बात करते हैं। लेकिन जब दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय में, तो इसमें हमें दो चीज पढ़ना है, जीएनपी और एनएनपी। इसका मतलब हम यहां पे पढ़ेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसका मतलब है कि जब हम जनसंख्या की बात करेंगे या कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की बात करेंगे तो सबसे पहले हम किसके अवधारणा को पढ़ेंगे, घरेलू। फिर दूसरी अवधारणा कौन सा पढ़ेंगे, राष्ट्रीय। इसका मतलब है कि हम जो निर्धारण करते हैं वो किससे, जीडीपी से। तो जीडीपी से क्या आएंगे, एनडीपी निकालेंगे, एनडीपी से हम एनएनपी निकालेंगे, या फिर हम जीडीपी से जीएनपी निकालेंगे, जीएनपी से एनएनपी निकालेंगे, और इसी एनएनपी को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो राष्ट्र के दो तत्वों का संबंध राष्ट्र के आय से है। पहला आपने देखा राष्ट्र का क्षेत्रफल और दूसरा आपने देखा राष्ट्र की जनसंख्या। क्षेत्रफल में आपने देखा कि हम सिर्फ उसी क्षेत्रफल की बात नहीं करते हैं जो हमारे सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, हम उसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों को अपने क्षेत्रफल में काउंट करते हैं इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय के आकलन करने की प्रक्रिया के तहत। फिर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में हम सिर्फ भारत के सिटीजन की बात नहीं करते हैं, हम पहली अवधारणा में भारत में जो लोग हैं, चाहे वो भारत के हों या अन्य देश के हों, उनकी बात करते हैं। लेकिन जब हम फाइनल टच देते हैं नेशनल इनकम की, तो वहां सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, राष्ट्रीय नेशनल पॉपुलेशन की बात करते हैं, जिसमें हम सिर्फ भारत के लोगों को ही काउंट करते हैं, भारत के लोगों के ही आय को काउंट करते हैं, चाहे वो आय भारत से आ रही हो या किसी अन्य देशों से लाया जा रहा हो। उसमें हम कभी भी हम अन्य देशों के नागरिकों के द्वारा जो भारत से आय प्राप्त की जाती है उसे हम सम्मिलित नहीं करते हैं, उसे हम उसमें से क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, और जो अन्य देश से भारतीयों के द्वारा आय लाया जाता है उसे ला करके हम ऐड कर देते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय आय का जो आधार है उसकी प्रारंभ कहां से होती है, जीडीपी से होती है। इसलिए बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे नेशनल इनकम में जीडीपी शब्द का ही सबसे अधिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का ही सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अब हम राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के दूसरे शब्द की बात करते हैं। वो दूसरा शब्द कौन सा है, आय है। यहां पे लिखा हुआ उत्पादन अवलिक आय। इसका मतलब है कि उत्पादन, उत्पादन मीन्स कच्चे माल से जो अंतिम वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसी को हम उत्पादन कहते हैं, और उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। इसका अर्थ है कि अगर आप उत्पादन के साधन लागत को अगर आप निर्धारित कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं, उसका आकलन कर लेते हैं, तो आप आय का भी आकलन कर लीजिए, क्योंकि एक उत्पाद का जो साधन मूल्य है वो आय के बराबर होता है। उसे हम इस स्लाइड में समझेंगे। सबसे पहले आय को समझने के लिए यह देखते हैं कि हमारे यहां या हमारी जो जनता है उसे हम कितने वर्गों में डिवाइड करते हैं। तो सामान्य रूप से इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने क्या किया कि लोगों को या हमारे सोसाइटी को या हमारे आर्थिक प्रक्रिया को हमने दो भागों में सबसे पहले डिवाइड किया है। समान रूप से आर्थिक प्रक्रिया तीन है, उत्पादन, वितरण और उपभोग। लेकिन हम उसे समझाने के लिए दो वर्गों का जिक्र करते हैं। पहला जो वर्ग है उसे हम कहते हैं उपभोग वर्ग। उपभोग वर्ग, या आप इसे कह सकते हैं उपभोक्ता वर्ग। और दूसरा जो समूह है उसे हम कहते हैं संगठन। संगठन जिसका मुख्य काम क्या होता है, वस्तु तथा सेवा का उत्पादन करना। और उपभोग वर्ग या उपभोक्ता वर्ग का क्या है, मुख्य कारण या मुख्य काम, इनका मुख्य काम है वस्तु तथा सेवा का क्या करना,
उपभोग करना, कंज्यूम करना। इन दोनों वर्ग के बीच में जो संबंध है, उसी संबंध से हम यह देखेंगे कि आय का सही अर्थ क्या होता है। अब हम बात करते हैं संगठन समूह की। तो इसका काम क्या है? उत्पादन करना। उत्पादन करने के लिए क्या करता है? उत्पादन के जितने भी साधन है उसे यह खरीदता है। उन साधनों का उपयोग करके यह एक वस्तु तथा सेवा का निर्माण करता है, और वस्तु तथा सेवा का निर्माण करके उसे बाजार में बेचता है, और बेचने से इसके पास फिर से पैसा आता है। फिर उन पैसों से ये कच्चे माल, अन्य संसाधनों को खरीदता है, फिर वस्तु बना के बेचता है, और ये प्रक्रिया, ये सिलसिला कंटिन्यू जारी रहती है, जिसे हम इस चार्ट में देखेंगे। अब बात आती है कि ये संगठन को अगर उत्पादन करना है, मान लिया जाए ये संगठन एक किताब का उत्पादन कर रहा है, एक बुक या कॉपी का उत्पादन कर रहा है, तो इसको उत्पादन करने के लिए मुख्यतः 4 साधन की जरूरत होती है, या आप कह सकते हैं कि उत्पादन के 4 साधन हैं। सबसे पहला है लैंड, जहां पे ये अपने कंपनी को सेटअप करेगा, व्यवस्थित करेगा, एक इंडस्ट्री का सेटअप करेगा। चाहे एक घर, जहां पे ये अपनी मशीनरी को सेटअप करेगा। दूसरा है श्रमिक, श्रम, ताकि ये अपने औद्योगिक प्रक्रिया में काम करवा सकेगा, या उन कामों को इन मजदूरों के द्वारा करवा सकेगा। बिना श्रमिक का संभव नहीं है। तीसरा है पूंजी। पूंजी मीन्स कि जिससे ये कच्चे माल या अपने पूंजीगत वस्तुओं की खरीदारी कर सकेगा। और चौथा है उद्यमी। उद्यमी का मतलब है जो रिस्क ले कि हम उत्पादन करेंगे, अगर ये उत्पादन करने के बाद हमारा व्यवसाय अगर फ्लॉप कर गया तो हम उसका वहन करेंगे, या अगर हमारा व्यवसाय चल गया तो हमें लाभ की प्राप्ति होगी। इसका मतलब है कि उत्पादन के 4 साधन हैं। पहला क्या है? तो पहला है लैंड, दूसरा क्या है? दूसरा है श्रमिक, तीसरा पूंजी, और चौथा उद्यमी। अब ये सारे के सारे संसाधन इस संगठन को कहां से मिलेगा? इस संगठन को मिलेगा उपभोक्ता समूह से, क्योंकि यही के कुछ लोग हैं जो अपना जमीन देंगे, यही समूह में कुछ लोग हैं जो इस कॉपी और बुक बनाने वाले संगठन में काम करेंगे, यही के कुछ लोग हैं जो इस संगठन को पूंजी देंगे, कैपिटल देंगे, और यही के कोई व्यक्ति है जो क्या है? उद्यमी है, जो इस संगठन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए रिस्क लेने को तैयार है, जोखिम लेने को तैयार है। इसका मतलब है कि अगर इस संगठन को कोई उत्पाद का उत्पादन करना है तो यह संसाधन लेने के लिए कहां जाएगा? उपभोग वर्ग के पास में। और उपभोग वर्ग इस संगठन से किसकी बिक्री करेगी? ये संसाधन की बिक्री करेगी। इसका अर्थ है कि उत्पादन संगठन जो है उसे उत्पादन साधन की प्राप्ति किस वर्ग से होता है? उपभोग वर्ग से होता है। अब उपभोग वर्ग से अगर यह संगठन साधन लेता है तो उसके बदले इस संगठन को उपभोग वर्ग को क्या करना पड़ेगा? व्यय करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। किस रूप में? तो अगर यह संगठन किसी से जमीन लेता है तो उसे क्या देगा? रेंट। अगर यह किसी व्यक्ति को काम करने के लिए लाता है अपने संगठन में तो उसे यह क्या देगा? उसे यह देगा वेजेज, मजदूरी देगा। अगर यह किसी से पूंजी लिया है तो उस व्यक्ति को यह क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। और अगर यह व्यक्ति जो उपभोग समूह से संगठन को व्यवस्थित रूप से चला रहा है, यह जोखिम ले रहा है कि अगर यह किताब बिका तो हमें लाभ होगी, नहीं बिका तो हानि झेलना पड़ेगा, तो यह व्यक्ति जो ये उद्यमी है, रिस्क ले रहा है, इसके बदले इसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब है इस संगठन से जो उपभोग वर्ग को दिया जा रहा है, जो इस संगठन का क्या है? व्यय है, किसके ऊपर? संसाधन के ऊपर। वो किस रूप में जाएगा? तो वो जाएगा रेंट के रूप में, वो जाएगा वेजेज के रूप में, वो जाएगा इंटरेस्ट के रूप में, और वो जाएगा किस रूप में? प्रॉफिट के रूप में। और ये जो सारे के सारे राशि इन लोगों के पास जाएगा, वही इन लोगों का क्या है? इन लोगों का इनकम है, आय है। इसका मतलब कि उपभोग वर्ग को आय की प्राप्ति किससे होती है? उत्पादन संगठन से होती है। किसके कारण?
किसके बिहाफ में? तो इन वर्गों के द्वारा या इन वर्ग के द्वारा जो उत्पादन के संसाधन उत्पादन संगठन से बेचा गया है, उसी के बिहाफ में उत्पादन संगठन के द्वारा जो पैसा दी जाती है वो उपभोग वर्ग का क्या है? आय है। अब इन सारे संसाधनों से इस संगठन ने अपने उत्पाद का क्या किया? उत्पादन किया, और उत्पादन करके ये इसको बेचने के लिए किसके पास गया? उपभोग वर्ग के पास गया। और उपभोग वर्ग इन संसाधनों को खरीदने के लिए क्या करते हैं? व्यय करते हैं। और व्यय करने के कारण उपभोग वर्ग से जो पैसा है वो किसके पास जाता है? संगठन के पास जाता है। और इसके बाद जो उपभोग वर्ग के पास बच गया, क्योंकि मान लेते हैं उपभोग वर्ग के पास जो पैसा गया उसमें से कुछ पैसा उन्होंने खर्च किया, कुछ पैसा उनके पास बच गया, तो उस पैसा को वो क्या करते हैं? उस पैसा को वो बचत करते हैं या कहीं पे जाकर के निवेश करते हैं। क्या करते हैं? निवेश करते हैं। कहां पे? किसी वित्तीय संगठन में। इसमें करते हैं किसी वित्तीय संगठन में, किसी बैंक में डाल देते हैं, किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में डाल देते हैं, ताकि वो इनके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए वहां सुरक्षित रहे और वहां से भी कुछ आय की प्राप्ति इन्हें हो। जैसे यहां हमने पूंजी का नाम लिया है। यह वित्तीय संगठन क्या करता है? उस पैसे को कहां निवेश कर देता है? संगठन में। किस रूप में? इस संगठन को अगर पूंजी की जरूरत है तो यह कहां जाता है? वित्तीय संगठन के पास जाता है। और वित्तीय संगठन के पास भी जो पैसा है वो किस वर्ग का है? उपभोग वर्ग का है। और यहां से यह फिर पैसा इस संगठन के पास जाएगा। संगठन उस पैसे को लेकर के वस्तु को उत्पादन में निवेश करेगा, उत्पादन से उन्हें प्रॉफिट आएगी, उत्पादन से उनके द्वारा इस लिए गए पूंजी के ऊपर ब्याज दिया जाएगा, जो ब्याज इस उपभोग समूह का क्या हो जाता है? इनकम हो जाता है। इसका मतलब ये साफ साफ आप यहां पे देख रहे हैं कि आय मुख्यतः किसके बदले आता है? उत्पादन के बदले आता है। जैसे मान लिया जाए इस मार्कर को बनाने में जो ये 4 संगठन का उपयोग किया गया, इन चारों संगठन में अगर देखिए कि मान लो कि लैंड पे खर्च हुआ 1 रुपया, एक बुक की बात करते हैं, एक ही बुक की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एक बुक बनाने में श्रमिक पे खर्च हुआ 2 रुपया। पूंजी के बदले जो ब्याज दिया गया वो मान लेते हैं दिया गया 50 पैसा, और जो उद्यमी है ये प्रॉफिट ले रहा है 1 रुपए का। इसका मतलब है कि ये जो एक पीस किताब बना उसके ऊपर साधन लागत कितना लगा? 1 + 2 3 + 0.5 3.5 + 1 4.5 रुपीज। और ये 4.5 रुपीज जो इसका हमने साधन लागत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर कॉस्ट FC, ये लगा। और ये साधन लागत किसके पास गया? उपभोग वर्ग के पास गया। तो या तो आप उस वस्तु के साधन लागत को कहिए वही राशि है, या फिर आप कह सकते हैं कि उस साधन के द्वारा जो उपभोग वर्ग को आय की प्राप्ति हुई वो वही राशि है। इसलिए हमने हेडिंग में दिया है कि जो उत्पादन है, उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी मौद्रिक मूल्य को हम आय कहते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया क्या है? तो जितने भी उत्पादन के साधन है उस साधन का जो सम्मिलित रूप होता है उसी सम्मिलित रूप को हम उत्पादन कहते हैं। जैसे इस किताब का जितने भी साधन है इसको सम्मिलित कर दीजिए तो किसका उत्पादन हो गया? किताब का उत्पादन हो गया, बुक का उत्पादन हो गया, तो उसी को हम उत्पादन कहते हैं। और इस बुक का जो फैक्टर कॉस्ट था वही क्या है? इस उपभोग समूह का आय होता है। तो आय का सिंपल अर्थ क्या है कि उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को हम आय कहते हैं। अब बात आती है कि आय के कितने प्रकार हैं। तो यहां पे आपने देखा कि आय जो हमें प्राप्त होता है वो किस रूप में? संसाधन बेचने के रूप में, जिसे हम साधन आय के नाम से जानते हैं। लेकिन आय के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, एक है साधन आय और दूसरा है गैर साधन आय। इसको एक बार समझ लीजिए। यहां पे मैं एक कीवर्ड से बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न है या उत्पादन प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति हो सकता है अपना लैंड दे रखा हो जिसके बदले उसे क्या मिलता हो? रेंट, जो उसका क्या है? आय है। हो सकता है वो व्यक्ति इस उत्पादन प्रक्रिया में श्रम कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, और मजदूरी के बदले में उसे क्या मिल रहा है? वेजेज मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है। हो सकता है वो व्यक्ति उस उत्पादन प्रक्रिया में अपना पूंजी दे रखा हो, अपना कैपिटल दे रखा हो, जिसके बदले में उस व्यक्ति को यहां से क्या मिलता है? यहां से मिलता है ब्याज। या हो सकता है वो व्यक्ति यहां पे रिस्क ले रहा है, जोखिम ले रहा है,
और वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति उद्यमी है, उत्पादन करता है और उस जोखिम के बदले में उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। इसका मतलब है कि साधन आय वो आय है जो किसी न किसी प्रकार के उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न होने के कारण या उत्पादन प्रक्रिया में कुछ त्याग करने के कारण प्राप्त होती है। उन सभी आय को हम क्या कहते हैं, साधन आय कहते हैं। जो 4 तरीके से हमारे पास आता है, रेंट के रूप में, वेजेज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और प्रॉफिट के रूप में। फादर ऑफ मार्केटिंग फिलिप कोटलर ने प्रॉफिट के रिगार्डिंग अपना थॉट्स दिया था कि प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। हम जो रिस्क लेते हैं उसके बदले में हमें जो प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, लाभ कहते हैं। इसका अर्थ है कि ये चारों के चारों जो तरीका है आय प्राप्त होने के, इस तरीके से अगर आय की प्राप्ति होती है तो उसी को हम साधन आय कहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर किसी अन्य तरीके से आय की प्राप्ति होती है तो उसे हम गैर साधन आय कहते हैं। जैसे मान लिया जाए मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं अपना सेवा दे रहा हूं जिसके बदले में कोचिंग संस्था के द्वारा मुझे पैसा दी जा रही है। इसका मतलब है कि मैंने अपने सेवा का त्याग किया जिसके बदले मुझे पैसा दिया गया। तो मेरा जो आय हो कैसा है, वो साधन आय है। लेकिन मैंने किसी व्यक्ति को कुछ पैसा उपहार में दिया अपने सैलरी से, तो क्या जिसको मैंने उपहार के रूप में, मान लो कि मैंने राम को 10,000 रुपए गिफ्ट के रूप में दिया, तो क्या ये राम का साधन आय है? नहीं, राम ने तो कुछ किया ही नहीं। कर कौन रहा है? मैं। ये मेरा साधन आय है। राम का ये कैसा है? गैर साधन आय है, क्योंकि राम को इस 10,000 रुपया प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई त्याग करना नहीं पड़ा या राम ने उत्पादन प्रक्रिया में अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। ये एक्चुअल में अगर आय है तो ये मेरा है। इसीलिए गैर साधन आय वैसे आय को कहते हैं जिसको प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी चीजों का या किसी भी संसाधन का त्याग करना नहीं पड़ता है, उसे हम गैर साधन आय कहते हैं। जिसमें उपहार, दहेज, लॉटरी से मिला कोई पैसा, चोरी किया गया पैसा, डकैती किया गया पैसा, कहीं पे गिरा हुआ मिला पैसा, इन सब टाइप की जो आय होती है, इन सब तरीके से जो आय प्राप्त होती है उसे हम गैर साधन आय में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर आप उत्पादन के संसाधन में अपना सहयोग देते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देते हैं, उत्पादन के संसाधन से अगर आपके पास आय आती है तो उस आय को हम क्या कहते हैं? साधन आय कहते हैं। और यही कारण है कि नेशनल इनकम के अकाउंटिंग में, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में सिर्फ साधन आय की ही गणना करते हैं, हम गैर साधन आय की गणना नहीं करते हैं। क्योंकि गैर साधन आय की अगर हम गणना कर लेंगे तो ये एक ही आय का कैलकुलेशन 2 बार हो जाएगा। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने पढ़ाया, मेरे पास सैलरी आया, तो ऑलरेडी राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट हो चुका है। लेकिन मैंने अगर राम को 10,000 दिया, उसे भी अगर कैलकुलेट कर लिया जाए, जो कि राम के उस पैसे प्राप्त करने के बदले में उनका अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं था, इसके बाद अगर उनको कैलकुलेट कर लिया जाता है तो एक ही राशि का कैलकुलेशन 2 बार हो जाएगा, जो क्या है? गलत है। इसीलिए राष्ट्रीय आय के आकलन में सिर्फ साधन आय को कैलकुलेट किया जाता है, गैर साधन आय की प्रक्रिया को कैलकुलेट किया नहीं जाता है। और यही सब सावधानियां राष्ट्रीय आय के आकलन के दौरान रखा जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के इस टॉपिक का, वो है कि राष्ट्रीय आय के आकलन में जो विधि उपयोग होती है वो कौन कौन सी विधि है, इस विधि को किसके द्वारा दिया गया और कैसे इसके तहत राष्ट्रीय आय की आकलन की जाती है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है वो एक व्यवस्थित विधि के द्वारा किया जाता है। भारत की बात नहीं करें, संपूर्ण विश्व के अन्य देशों की भी बात करें। और राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए जो एक व्यवस्थित विधि दिया गया वो सर्वप्रथम 1934 में साइमन कुजनेटस के द्वारा दिया गया था। साइमन कुजनेटस ने राष्ट्रीय आय को आकलित करने के लिए 3 विधि दिए थे, जिसमें पहला है उत्पादन विधि या मूल्यवर्धन विधि, दूसरा है आय विधि और तीसरा है व्यय विधि। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आय की आकलन की जो प्रक्रिया है उसमें 3 विधि का उपयोग किया जा सकता है। कौन कौन सी विधि है? उत्पादन विधि, दूसरा कौन सा विधि है? आय विधि, और तीसरा कौन सा विधि है? व्यय विधि।
फिर बात आती है कि किन विधि का उपयोग किया जाता है। तो हम किसी भी विधि का उपयोग करें, उनके द्वारा जो आकलित की गई राशि होगी, जो मूल्य निर्धारण किया जाएगा राष्ट्रीय आय का, वो बराबर होगा। कहेंगे कैसे, ये कैसे संभव है? तो मैंने पीछे जो आपको चार्ट बताया है, उसी चार्ट को हम फिर से यहां देखते हैं। आपने यहां पे देखा कि ये संगठन है और ये उपभोग वर्ग है। इसका काम क्या है? अपने संसाधन को बेचना। किससे? उत्पादन संगठन से, जिससे इन्हें आय की प्राप्ति होती है, और उस पैसा को अपने व्यय पे खर्च करना, और जो बच जाता है उसे वित्तीय संगठन में निवेश कर देना। यह इनका काम है। अब यहां पे देखिए, अगर हम उत्पादन विधि का उपयोग करते हैं तो इस संगठन के द्वारा जो एक किताब का उत्पादन किया गया, जिसका फैक्टर कॉस्ट 4.5 रुपया था, यह एक राशि आ गई। अगर हम आय विधि की बात करते हैं तो एक किताब को उत्पादित करने के लिए इस वर्ग के द्वारा जो संसाधन बेचा गया, उसकी भी राशि कितनी है? 4.5 रुपए है। इसका मतलब है कि आय विधि और उत्पादन विधि दोनों से निर्धारित राशि क्या है? बराबर है एक उत्पाद के लिए। अब इस उपभोग वर्ग के पास जो आय आया, उसे ये क्या करेगा? कुछ पैसे को खर्च करेगा अपने जीवन यापन के लिए, कुछ पैसे को अपने भविष्य के लिए निवेश कर देगा या कहीं अपने सेविंग अकाउंट में डाल देगा। तो अगर हम इस व्यय को और इस निवेश को अगर हम ऐड कर दे तो वो भी वही राशि आएगी जो राशि हमें उत्पादन और आय से प्राप्त हुई है। जैसे मान लिया जाए, इस उपभोग वर्ग के किसी व्यक्ति को एक किताब बनाने से 4.5 रुपए की आय प्राप्त हुई। इसने क्या किया? उसमें से 3 रुपए व्यय कर दिया और इसने अपने अकाउंट में 1.5 रुपीज, 1 रुपए 50 पैसे बचत कर ली। तो अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये दोनों भी कितना आ गया? 4 रुपए 50 पैसे आ गया ना। तो इसको कहते हैं व्यय विधि। तो जब हम राष्ट्रीय आय के निर्धारण के लिए आय विधि का उपयोग करते हैं, जो आगे आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो आय विधि में हम यह देखते हैं कि कितने अंतिम वस्तु तथा सेवा का उत्पादन किया गया और उसके मौद्रिक मूल्य को निकाली जाती है, उसे हम कहते हैं उत्पादन विधि। आय विधि जब निर्धारित करते हैं तो यह देखते हैं कि जितने लोग हैं, जितने संसाधन है, आय के जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो श्रमिक की बात कर ले, भूमि की बात कर ले, पूंजी की बात कर ले, उद्यमी की बात कर ले, उन सबों के पास जो आय आती है उसे जब हम ऐड कर देते हैं, लेकिन उसमें दोहरी गणना को हम ऐड नहीं करते हैं, और उससे जो हमें एक राशि प्राप्त होती है, मूल्य प्राप्त होता है, उसे हम आय विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय कह लेते हैं। फिर जब हम व्यय विधि की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं कि उपभोग वर्ग के द्वारा जितना पैसा खर्च किया गया और जो पैसा निवेश या बचत की गई, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हम व्यय विधि के आधार पर उसी से हम राष्ट्रीय आय का आकलन कर लेते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए जो साइमन कुजनेटस के द्वारा 3 विधि दी गई, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, इन तीनों विधि से अगर राष्ट्रीय आय की आकलन की जाती है तो उनका जो मूल्य होता है वो मूल्य बराबर होता है। उस मूल्य में कहीं से कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि तीनों विधि के द्वारा उत्पादन का विभिन्न विभिन्न चरणों में मूल्यांकन किया जाता है। जैसे आपने देखा, मैंने पहले ही बताया चार्ट में, कि अगर हम उत्पादन विधि का बात करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि कितना मूल्य का वस्तु बना, कितने मूल्य की सेवाएं बनाई गई, जोड़ दो, उत्पादन विधि। आय विधि की बात करते हैं तो देखते हैं कि इन उत्पादन प्रक्रिया में कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं, उन सभी की आय को इकट्ठा कर दो, आय विधि। व्यय विधि बात करते हैं कि इन संसाधनों के बेचने से जो उपभोग वर्ग के पास पैसा आया, उसमें से कितने पैसा को खर्च किए और कितने पैसा को बचत किए, उसको ऐड कर दीजिए तो हो गया व्यय विधि। और तीनों विधि से क्या है? बस एक ही राशि प्राप्त होती है। इसीलिए इन तीनों विधि का उपयोग राष्ट्रीय आय के आकलन में किया जाता है। इनसे जो आकलित होती है राशि वो समान होती है। भारत में सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा सामान्य रूप में राष्ट्रीय आय को आकलित करने के लिए 2 विधि का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से विधि? तो उत्पादन विधि और आय विधि का उपयोग किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि उत्पादन विधि और आय विधि और व्यय विधि क्या है, कैसे इससे राष्ट्रीय आय की आकलन की जाती है, और उस आकलन के बाद फिर हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है। जीडीपी किसे कहते हैं, एनडीपी किसे कहते हैं, जीएनपी किसे कहते हैं, एनएनपी किसे कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं, रियल जीडीपी किसे कहते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इन सारे के सारे चीजों को देखेंगे हम इसके बाद।